दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ सिविल सेवा परीक्षा और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत उद्देशिका यानी प्रस्तावना, संघ और राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। 1976 के 42वें संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 से ये लागू हुए और इन्हीं के द्वारा जोड़े गए थे। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इसलिए भारतीय संविधान जब तैयार किया गया तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या 15 अगस्त 1947 को। तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व या फिर संघी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी संघी। दोस्तों, संघी शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुत्व शब्द जो हैं ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं। संघीय शब्द इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन देखिए, राजनैतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता। तो सही उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनैतिक समानता का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में राजनैतिक समानता का उल्लेख नहीं है, बल्कि राजनैतिक न्याय और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता का उल्लेख भी उद्देशिका में किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संविधान की उद्देशिका में राजनैतिक समानता की बात नहीं की गई है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। और आप जान लीजिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात संविधान की प्रस्तावना में की गई है, न कि राजनीतिक समानता की। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर आर्थिक स्वतंत्रता, ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है।
संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही उत्तर आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उत्तर है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। हालांकि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। यदि प्रश्न अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा और सही उत्तर होगा। और सामान्य रूप से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या फिर प्रस्तावना। तो सही उत्तर प्रस्तावना, ऑप्शन डी। दोस्तों भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि प्रस्तावना है। यही कारण है कि बेरूवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है और यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि इसकी प्रस्तावना या प्रियम्बुल है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो उन शब्दों का उल्लेख करना है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। अभी तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। दोस्तों बेरूवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए कहा कि जो है प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 बार, 1 बार, 4 बार या 10 बार। तो सही उत्तर 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन करते हुए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका यानी प्रियम्बुल में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट एंड सेकुलर किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? तो आप जानते हैं कि ये था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 अब तक पारित संशोधनों में सबसे बड़ा है। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, किसने पंथनिरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव या जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया।
और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BV गजेंद्र गडकर ने पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा था कि राज्य किसी धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। ये अधार्मिकता या धर्म विरोध नहीं है, ये सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण जो है पंथ निरपेक्षता का आशय किसने बताया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए 4 कथन दिए गए हैं। हम भारत में निवास करते हैं, बिल्कुल सही। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, सही है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, सही है। और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। तो ये सभी कथन संविधान की प्रस्तावना में निहित हम भारत के लोग की सही व्याख्या करता है। संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग का तात्पर्य ये है कि हम भारत में निवास करते हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा न कि अंग्रेजों द्वारा किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन है उदारवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु या लोकतांत्रिक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उदारवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन उदारवादी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के बाद आइए संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 121, 119, 117 या 90। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 119। 2019 के पूर्व तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 120 थी, जिसमें 100 निर्वाचित सदस्य और 1 राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य थे। और आप जानते हैं 104वें संविधान संशोधन 2019 के जरिए लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, जिससे तेलंगाना विधानसभा में अगले निर्वाचन से सदस्यों की संख्या 119 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1955, 15 अगस्त 1956, 26 जनवरी 1957 या 15 अगस्त 1958 को। तो सही उत्तर 26 जनवरी 1957। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले जो भी प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू हो गया है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसको कुछ विशेष रियायतें और विशेष लाभ इससे प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14, 11, 9 या 10। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक प्रभावी रहा था। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा,
वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने और 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन होने से भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाने से कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन 3 दिसंबर 2019 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ। ये विधेयक 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का 26 जनवरी 2020 से विलय करता है। विलय के बाद इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा और नगर हवेली और दमन दीव हो गया है। तो स्पष्ट है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। तो सही उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और इसके तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, लेकिन 6 अगस्त 2019 से लागू जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया, जिससे वहाँ पर भी भारतीय संविधान लागू हो गया है। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य को अपना अलग संविधान निर्मित करने का अधिकार था और धारा 370 अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त था, लेकिन 6 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। तो अब वहाँ कोई राज्य का अपना कानून नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन एक क्रमानुसार सही है जिससे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नागालैंड को 1963 में, हरियाणा को 1966 में, सिक्किम को 1975 में और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में जो है भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक प्रश्न और है, आसान सा है, थोड़ा तार्किक और वैचारिक है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर पहली अनुसूची, ऑप्शन ए। भारतीय संघ में किसी नए राज्य के सृजन के बाद पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। अनुसूची 1 में भारतीय संघ में शामिल राज्य और उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। नए राज्य के सृजन के बाद अनुसूची 1 में संशोधित कर उसके नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया जाता है और यदि उस राज्य को राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व या सीट दिया जाना हो तो अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संघ में कोई नए राज्य का सृजन करना हो तो अनिवार्य रूप से पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना होगा। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश। भारत में दोस्तों भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 से अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? आपको बताना है। 1954 में, 1967 में, 1956 या 1976? तो सही उत्तर 1956 में। याद रखिएगा, भारत के स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की।
29 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आए थे। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। 26 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 प्रस्तुत किया। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 27 नवंबर 2019 को, राज्यसभा द्वारा 3 दिसंबर 2019 को पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव नामक एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वर्तमान में आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो उत्तर है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो यहाँ पर विकल्पों में कोई नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है और ईटानगर आप जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की थी? डेट है आपका 9 अगस्त 2019, 10 अगस्त 2019, 11 अगस्त 2019 या 12 अगस्त 2019। तो सही उत्तर 9 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी और 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित राज्यों में विभक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा 5 अगस्त 2019 को और राज्यसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत में कुल 28 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र बने थे, लेकिन दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के कारण वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? ऑप्शन देखिए, सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू या फिर तमिल और कश्मीरी। तो सही उत्तर सिंधी और संस्कृत। सिंधी तथा संस्कृत का उपयोग भारत के किसी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता। ये दोनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में शामिल हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 345 के अनुसार अनुच्छेद 346 यानी 2 राज्यों के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंधी विशेष अनुबंध के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को हिंदी को उस राज्य का शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त भाषा अंगीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 351 के प्रावधानों के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वो हिंदी का प्रसार बढ़ाए और मुख्यतया संस्कृत और अन्य गौड़ भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अब आइए नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत का संविधान अपने नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो सही उत्तर एकल नागरिकता।
दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है। आप जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, वो है भारतीय। अमेरिका की तरह संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है और नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है, देखिए, संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या राज्य विधानमंडलों को। तो सही उत्तर संसद को, ऑप्शन ए। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसमें वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? वर्ष आपको बताना है। 1954, 1953, 1955 या 1952 में। तो सही उत्तर 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो बाद में संशोधित हुई, इसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 11 के अनुरूप पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधन किया गया है। और भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं और अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद जो है ये नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है और यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता जिन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है वो हैं जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का अधिकार है? ऑप्शन है, इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति या संविधान प्रारंभ होने का अधिकार। तो सही उत्तर भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिक निम्नलिखित 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का आधार ये भौगोलिक आधारित उत्पत्ति है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान खंड के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।